नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषय को लेकर, और आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे। आज का विषय क्या रहेगा ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज खासतौर से हम बात करने जा रहे हैं एक नए कृषि कानून की, यानी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल जो है, जो कि अब कृषि कानून में परिवर्तित हो चुका है। हमारे दोनों सदनों में इसको पास किया गया सर्वसम्मति से, और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अब कृषि कानून में परिवर्तित हो चुका है। इसके बारे में आज आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। इस बारे में अगर आपको अपना सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि कई भ्रांतियां हैं जो कि फैला दी गई हैं, उन हर एक सवाल का जवाब आज आपको हम यहाँ पर देंगे। और अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। तो जाना आपने ये नंबर, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, पहले जो मेहमान हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस के सिंह, जो कि आपको बता दें उप कृषि विपणन सलाहकार हैं भारत सरकार में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। धन्यवाद जी, नमस्कार जी डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे देश के किसानों की जब हम बात करते हैं, हाल ही में हमने देखा किस तरीके से केंद्र सरकार ने कोशिश की जो देश के किसान हैं उनको और सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, और उसी के लिए जो कृषि कानून है वो हमने देखे। अगर देखा जाए कृषि कानूनों को देखा जाए, जो कि कृषि बिल भी हैं, क्या आप देख रहे हैं कितना फ़ायदा इसके ज़रिए हमारे किसानों को आने वाले समय में मिल पाएगा? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और समय के अनुसार अनुरूप है। हमारे किसानों की ही मेहनत के कारण आज देखें कि हमारा उत्पादन जो है बहुत आगे हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किसानों की, उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उनको बाजार मिले। तो होता क्या था पहले कि जानते हैं कि बहुसंख्यक किसान जो हैं वो हमारे यहाँ छोटे मझोले हैं। मंडियों में छोटी छोटी लाट को ले जाने में उनको बहुत असुविधा होती है। जी बिल्कुल। आप ये भी जानते हैं कि मंडियों जो कि 15-16 किलोमीटर घर से दूर होती थी, वहां ले जाने में उनको लारी में, ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाते थे, घर से लोडिंग करते थे, वहां अनलोडिंग करते थे। इतनी उनके पास उपज भी नहीं होती थी कि वो वहां इकोनॉमिकली ले जा सके और वहां पर बेच सके। अभी इस कानून के माध्यम से क्या हो गया है कि अभी किसान को कुछ नहीं करना है, किसान को उत्पादन करना है, और उत्पादन करने के बाद उनको निश्चित बाजार मिल गई है और निश्चित खरीदार मिल गए हैं, और उनके घर पे जाकर, उनके खेत खलिहान पे जाकर के वो खरीद लेंगे और अच्छे से अच्छे दाम पर खरीद लेंगे। और बड़ी बात क्या थी कि पहले जो प्रोसेसर्स वगैरह थे, बड़े व्यापारी वगैरह थे, उनको मंडी अधिनियम के इतने कड़े नियम थे कि इसके कारण वो उनके घर जाकर के, उनके खेत खलिहान पे जाकर के खरीदी नहीं कर पाते थे। और क्या होता था कि कमीशन एजेंट बिचौलिए के माध्यम से खरीदते थे। तो 8-8.5% तक इसकी सीमा थी, आज वो खत्म हो गई। तो किसान को अब ना ही दूर ले जाना है, वो पैसा बच गया, और किसान को ना ही किसान को लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस देना है, क्योंकि अब वहीं आकर उनका माल बिक जाने वाला है, वो भी पैसा बिक गया। ले जाने में जो लॉसेस वगैरह होते थे वो भी बच गया। तो अब किसान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। किसान अब अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करेगा, उसका सशक्तिकरण होगा, उसका सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, और देश का विकास भी उसमें समाहित है। जी बिल्कुल। और सरल शब्दों में डॉक्टर सिंह अगर हम देखते हैं तो हम मान सकते हैं जो लागत है किसान की वो इसके जरिए कम करने की कोशिश की जा रही है। और जो पाबंदियां थी, जैसा आपने कहा कि पहले अगर हम देखते हैं एपीएमसी में भी कई इस तरह के कानून का प्रावधान रखा गया था, जो कि जिसके जरिए मुश्किलें होती थी। जो किसान हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं पहुंच पाते थे, और ना ही उनके पास तक जो व्यापारी हैं वो पहुंच पाते थे। तो पाबंदियां तमाम थी। अब उन पाबंदियों को हम मान सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से हटाया है केंद्र सरकार ने। हाँ, हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि चरणबद्ध तरीका न कह करके एक स्ट्रोक सॉल्यूशन मिला है। एक ही बार में पूरा उनको सॉल्यूशन मिल गया था। होता क्या था कि जब किसान अपनी साग भाजी लेकर ट्रक में लाद कर या कोई भी उसको लेकर चलता था, तो रास्ते में उनके ट्रक को
जो मंडियों के इंस्पेक्टर होते थे वो चेक करते थे, भाई इसमें क्या रखा है बताइए। जी तो बिल्कुल। यहाँ चेक करते थे, वहां चेक करते थे, उनको हरासमेंट होता था। हम्म। और इस हरासमेंट से वो बच गए। जी। पहले क्या होता था कि वो जहां चाहे, दो दो महत्वपूर्ण चीज है जो सबको ध्यान देने की बात है। हम्म। चीज हमारी है, चीज किसान का है, उपज किसान का है, तो उसको ही बेचने का अधिकार होना चाहिए कि किस स्थान पर बेचेगा और किसको जी। बेचेगा। ये स्वतंत्रता नहीं थी। जी आज पूरी। जो है ये जी। स्वतंत्रता उसको मिल गई है हम्म। कि वो जिसको चाहे, जो उसको अच्छा पैसा देगा उसको वो बेच सकता है और अच्छा पैसा लेकर के अपनी खेती में पुनः इन्वेस्ट कर सकता है। एक जी। चीज का मैं जरूर यहाँ पर प्रश्न करना चाहूंगा, हम्म। मतलब उत्तर देना चाहूंगा जी। कि क्या होता था कि छोटी छोटी उपज 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले देश में 86% से ज्यादा किसान हैं। जी बहुत उनको छोटी जोत हो चली है। तकनीक को यूज करके अपना उत्पादन लागत कम करने में बहुत दिक्कत आती थी। जी। आज वो थोक में माल ले सकते थे, हम्म। थोक में इनपुट्स ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं और तकनीक का यूज करके अपनी वो लागत घटा सकते हैं, प्रति यूनिट उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अधिक पैसे की कमाई कर सकते हैं। जी। इस तरीके से हम उनकी इनकम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 22 तक डबल करेंगे, उसमें निश्चित तौर पे ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी बिल्कुल, हमारे किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी ये जो कानून है, जैसा डॉक्टर सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। और ख़ासतौर से जैसे डॉक्टर सिंह आपने पहले कहा कि एक हम मान सकते हैं कि ना सिर्फ चरणबद्ध तरीका बल्कि एक जो मास्टर स्ट्रोक की तरह अगर इसको देखा जाए, क्योंकि कोशिशें लगातार होती रहीं लेकिन किसानों की भी मांग थी कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में क्यों नहीं जा सकते हैं, हमारा जो उत्पाद है उसको अपने तरीके से हम क्यों नहीं बेच सकते हैं। तो अब जिस तरह की स्वतंत्रता मिली है किसानों को, अन्नदाता को, काफ़ी कारगर कदम हम मान सकते हैं सरकार का। और इसके साथ साथ जो वहाँ उनके पास तक सुविधाएं लेने के लिए पहुंचेंगे, यानी जो व्यापारी हैं या हमारे एग्री स्टार्टअप के जो युवा इससे जुड़ेंगे, वहाँ भी रोजगार की अच्छी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं इसके जरिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। होता क्या था कि सबसे ज्यादा रोजगार के साधन कहाँ उपलब्ध हैं? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक सनराइजिंग सेक्टर है, लेकिन कृषि क्षेत्र में जो फूड प्रोसेसिंग के लोग थे, जो व्यापारी थे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, ये सीधी खरीदी नहीं कर पाते थे। इनको खरीदी करने के लिए मंडियों में जाकर कमीशन एजेंट, आढ़तियों के माध्यम से खरीदी करनी पड़ती थी। क्योंकि होता क्या था कि एक अगर प्रदेश का खरीदार है वो दूसरे प्रदेश में जाता था तो उसके पास लाइसेंस वगैरह मंडी का नहीं होता था, तो उसको बहुत दिक्कत होती थी। आज ये लोग जो है किसानों से सीधी खरीद करके गांव के आसपास जो छोटे कस्बे हैं वहां पर कृषि से संबंधित, कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधे लगाएंगे और जो किसानों के बच्चे हैं जो पहले बेरोजगार होते थे, इनमें उनको रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और इस तरीके से पूरे खेती का, किसानी का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और देश का भी सशक्तिकरण होगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि डिजिटलाइजेशन का कृषि में बहुत जरूरी था। अब डिजिटलाइजेशन का मतलब मेरा यह है कि अब यहाँ पर ट्रेड एरिया बन गई, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि छोटा छोटा किसान अपनी उपज लेकर के दूसरे प्रदेश में बेचने नहीं जाएगा, ना ही आर्थिक तौर पर यह उसके लिए ठीक होगा, फिजिबल होगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर खरीदार दूसरे प्रदेश में बैठा है और उसको ज्यादा पैसा दे रहा है तो अपने घर बैठे ऑनलाइन से उस उपज को बेच पाएगा। और बहुत सारे लोग इस सिस्टम को लाएंगे तो उसमें प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा का फायदा हमेशा ही किसान को मिलने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, और देखा जाए जैसे आपने कहा, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता इस पूरी प्रणाली में नजर आती है। पहले जो बिचौलियों की भूमिका रहती थी, किसानों का जो हक है वो उनको नहीं मिल पाता था, किसानों का जो अधिकार है उन तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो जो बिचौलिए हैं उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि अब पारदर्शिता इस पूरी प्रणाली में है। मैं बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इसमें किसी को हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी को किसी भ्रम पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि इसमें किसी को बेरोजगार भी महसूस होने की जरूरत नहीं है कि लाइसेंसी व्यापारी या लाइसेंसी कमीशन एजेंट बेरोजगार हो जाएंगे। कोई नहीं होगा। उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं परिवर्तित करनी पड़ेंगी। हाँ, ये जरूर है कि देश में आप समझ लें कि 6% तक कहीं कहीं तो
महाराष्ट्र वगैरह में फल सब्जी की मार्केट में ये 8 से 10% कमीशन चार्जेस होता था। 8 से 10% का मतलब कि इनकी पैदावार, इनकी जो मूल्य होता था, उसको उस मूल्य का 8 से 10% लगता था। जी बिल्कुल, तो ये अब बेहद ज़रूरी कि कैसे हमारे जो किसान हैं वो इसको देखते हैं अपने ढंग से, क्योंकि तमाम सुविधाएं जो हैं इसके ज़रिए हमारे किसानों को मिलती थी और उन्हीं सुविधाओं का लाभ और ज़्यादा बेहतर तरीके से दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। क्या कुछ है इस बिल में जो कि अब कृषि कानून में परिवर्तित हो चुका है, आइए जान लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। कृषि और किसान सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसान और कृषि के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम भी इसी क्रम में किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी होगी, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीतगृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास तो होगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण है ये कृषि कानून और इसके ज़रिए किस तरीके का फ़ायदा जो है वो ना सिर्फ हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र का किस तरीके से विकास और विस्तार भी हो सकेगा। डॉक्टर सिंह इस बारे में लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह, एक और सवाल आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि कई तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो फैला दी गई, और जो कि मंडी व्यवस्था है, हम सभी जानते हैं, जैसा आपने भी कहा कि एपीएमसी जो मंडी व्यवस्था है वहाँ पर कई तरह की पहले पाबंदियाँ रहती थीं, लेकिन ये कैसे अब हमारा जो किसान है बेहतर ढंग से समझ सकता है कि पहले की जो व्यवस्था थी वो खत्म नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बदलाव लाया जाए जिससे और बेहतर सुविधाएं आने वाले समय में किसानों को मिल सकें। बहुत ही सही प्रश्न आपने किया है, क्योंकि अभी भारत सरकार इस चीज को महसूस करी कि लोगों में इस तरीके के भ्रम फैल रहा है, तो पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से हम लोग जो है किसान, एक एक किसान के घर तक जुड़े हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया ये क्या बिल है, क्या का अधिनियम आया हुआ है, इस अधिनियम से आपको कैसे फायदा होगा, आप कैसे इससे जुड़ें, क्योंकि ये चीज जानना जरूरी है कि मंडी व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है, वो खत्म होने नहीं जा रही है, बल्कि यह अतिरिक्त बेचने का अतिरिक्त व्यवस्था की गई है कि जो मंडी यार्ड है, मंडी यार्ड के बाहर जो ट्रेड एरिया बनाया गया है वहां पर किसान को जो है पूर्ण स्वतंत्रता है और मंडी व्यवस्था यथावत अपने मंडी प्रांगण में कार्य करती रहेगी। वहां पर लोगों का सारे कृषि उपज बिकेंगे, और अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि बाहर उसको उचित दाम नहीं मिलता है तो वो मंडी में जाकर बेच सकता है, अगर मंडी में नहीं बिकता, उचित दाम मिलता है तो वो बाहर आकर बेच सकता है। यानी किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जी,
डॉक्टर सिंह, हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं इस प्रणाली के तहत, लेकिन खासतौर से जैसे आपने जिक्र किया कि एक और नया प्लेटफॉर्म हम किसान के लिए मान सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जब जैसी मंडियों की हम बात करते हैं तो किसान के जहन में ये बात आती है कहीं जो एमएसपी है वो पूरी तरीके से सरकार खत्म ना कर दे, लेकिन खुद हमने देखा ना सिर्फ प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं उन्होंने आकर कई बार किसानों को संबोधित किया और बताया कि जो एमएसपी है वो व्यवस्था भी जारी रहेगी, अभी भी मिल रहा है और आगे भी ये मिलता रहेगा। लेकिन इस तरह की भ्रांतियां हम मान सकते हैं फैला दी गई किसानों के बीच में जाकर कि जो मंडियां हैं वो खत्म हो सकती हैं, एमएसपी नहीं मिलेगा। आपने शायद प्रश्न का भी उत्तर प्रश्न में ही उत्तर भी रख दिया है, उत्तर भी दे दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने और लोकसभा राज्यसभा में बहस के दौरान हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी के अंतर्गत जो सरकारी खरीदी की जाती थी वो यथावत जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, एक मुद्दा लोगों को बार बार उठाया जाता है कि एमएसपी नहीं समाप्त होगी, यह कानून में क्यों नहीं कह दिया गया, ये विधेयक में क्यों नहीं कह दिया गया। तो ध्यान देने की बात है, यह एक कानून है, एक एक्ट है, वह एक योजना है। जो एमएसपी है वह एक योजना है, किसी योजना को किसी विधेयक में लाने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई अर्थ है। तो वो एक योजना है, वो हमारे सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी किसान को इसमें दुविधा में नहीं रहना चाहिए, किसी भ्रम में भी नहीं आना चाहिए, यह व्यवस्था बिल्कुल चलती रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, कई तरह की बातें हैं, असमंजस की स्थिति है, कई तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो भी कहीं गई, उसके बारे में भी आपसे हम यहाँ पर सवाल पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके जवाब से जो किसान है वो और बेहतर तरीके से इस कानून के बारे में जो जानकारी है वो ले सकेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में, यानी एक जो बिल है शुरुआत को लेकर जिसमें कई तरह की हम कह सकते हैं अटकलें लगाई गई और उसको लेकर भ्रामक स्थिति जो है वो पैदा कर दी गई किसानों के बीच में। यहाँ पर आवश्यकता है कि उस बिल को हम बेहतर ढंग से जान सकें और समझ सकें। इसके लिए लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो कृषि कानून जो हाल ही में जो कि कृषि बिल से परिवर्तित हुआ और इसके बाद किस तरीके की देखिए नई स्थिति जो है हमारे देश में वो नजर आएगी। सबसे महत्वपूर्ण है कृषि बाजार। हम सभी कहते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं हमारी कृषि क्षेत्र में नजर आती हैं। जो इसका बाजार है वहाँ पर अगर हम कहें कि इस बाजार को और मजबूती हमें देनी होगी, इसके लिए जो कृषि कानून है कितने कारगर हैं ये जान लेते हैं डॉक्टर सिंह से। डॉक्टर सिंह, यहाँ सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो हमारे किसान हैं वो अब स्वतंत्र हैं, वो किसी भी बाजार में जा सकते हैं या सबसे अच्छा वो अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, जो डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब कृषि बाजार की हम बात करते हैं जहां बहुत सारी संभावनाएं हमें नजर आती हैं, जहां हमें लगता है कि जो किसान है उसकी आमदनी दोगुनी नहीं बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकती है। कृषि बाजार को किस तरीके से जो बिल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि अब कानून बन चुका है, ये और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा? हेलो,
जी डॉक्टर सिंह, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अभी आवाज आ गई आपकी। जी आप डॉक्टर प्रश्न सिंह, रिपीट करेंगे क्या? जी आवाज जानना चाह रहे हैं आपसे, जो कृषि की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो कृषि बाजार है हमारा, कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा लगता था कि शायद उसको दरकिनार कर दिया जाता है, या उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अछूता नज़र आता था। लेकिन अगर खास तौर से देखा जाए, जब से जो ये कृषि कानून आया है, इसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहेगा हमारा कृषि बाजार, और किस तरह की नई संभावनाएं अब किसानों के सामने हैं हमारे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज तक हमारा जोर कहाँ पर था? उत्पादन बढ़ाने में। जी, जहां पर जोर था उसमें हमने आशातीत वृद्धि करी है। आज हमने जबरदस्त प्रोडक्शन किया है। आप उत्पादन की बात करें तो 285-290 मिलियन मैट्रिक टन हम खाद्यान्न उत्पादन कर गए हैं। 315 मिलियन मैट्रिक टन हम इसका हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन कर गए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उनकी उपज का, कृषकों की उपज का बाजार मिले, और बाजार ही नहीं, उनको वहां पर सही दाम मिले। बाजार मिलना ही पर्याप्त नहीं था। तो बाजार में ये जो सुधार की आवश्यकता जो है, बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, और इसमें प्रयास भी चल रहे थे कि भाई स्वतंत्र कर दीजिए, व्यवस्था को स्वतंत्र कर दीजिए, और बाजार जो है किसान के दरवाजे पे लाके खड़ी कर दीजिए, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना उपज लेकर इधर उधर घूमता फिरे। और जो खरीदार हैं उनको भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक मैं उदाहरण देकर बात करूंगा अपनी का। अगर घर से किसान चलता है, बाद बीच में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट है, दाल मिल है, या उसके पास चावल की मिल है, वो वहां नहीं बेच सकता है, वो 15 किलोमीटर जाकर मंडी जाएगा। अब वो प्रोसेसर भी यही करेगा कि वो जाकर के वहां मंडी जाएगा। तो अब दोनों अनावश्यक रूप से मंडी जाते थे, जबकि वह व्यापार चाहते तो वहीं 2 किलोमीटर दूर कर सकते थे। तो इससे क्या होता, दोनों का फायदा था कि प्रोसेसर को भी अपनी कास्ट घटाने में फायदा होती, और किसान भी अपनी लागत घटाता, और लागत घटा के अपने मूल्य को बढ़ा देता। और दूसरे बहुत सारे मंडी से संबंधित जो अन्य लागत है, जैसे मंडी फीस है, देश में 3% की सीमा तक है, उसकी मूल्य पर है, और आपके ये कमीशन चार्जेस 8% है। इसके अलावा जो दिखते हैं, इसके बाद तौलाई, उतराई, सिलाई, कई तरह का शुल्क किसानों को देना पड़ता है। इन सब चीजों का लाभ अब किसानों को सीधे मिलने वाला है, और इस लाभ को पा करके वो मेरी समझ से उत्पादकता को और बढ़ाएगा। आप ध्यान दें कि मुझे तो ऐसा लगता है अगला जो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा वो मार्केटिंग से आएगा। मार्केटिंग से मूल्य मिलेगा मार्केट से, और किसान और इन्वेस्ट करेगा, अपनी उत्पादकता और बढ़ाएगा। एक चीज मैं और जोड़ूंगा जरूर, मुझे 1 मिनट का अगर समय देंगे, कि इसमें सरकार जो है समन्वित प्रयास कर रही है। केवल एक कानून को आइसोलेशन में देखने की, अलग थलग करके देखने की जरूरत नहीं है। इसी में जब आप बात करें तो हमने कृषि अनुबंध की बात करी है, फार्मिंग एग्रीमेंट का भी बात करा है कि छोटे छोटे किसानों को ये लोग जोड़ करके उनका मार्केट सुनिश्चित कर दें, और साथ ही कितने पैसे में खरीदी हो जाएगा ये भी सुनिश्चित हो जाएगा। और बहुत बड़ी समस्या थी कि छोटे छोटे उपज को कहाँ बेचें और कैसे कैसे तकनीक को बढ़ाएं। इसके लिए इसी के साथ ही आपकी एफपीओ की योजना हम लोगों ने लाई। एफपीओ को ला करके उनको हम उनकी उपज को एकत्रित कर दिया जाए, वो अच्छे से बार्गेन करें और अच्छे से अपनी बेच सके, और साथ ही वो अपनी उत्पादन लागत को भी तकनीक का प्रयोग करके, क्वालिटी इनपुट का प्रयोग करके, फर्टिलाइजर का, बीज का प्रयोग करके, थोक में खरीद करके अच्छी क्वालिटी का लागत कम करें और उत्पादकता बढ़ाएं। तो एक समन्वित प्रयास है सरकार का। बिल्कुल, ये जैसा आपने कहा डॉक्टर सिंह, समन्वित प्रयास तो हमें नजर आता ही। और जैसे आपने एफपीओ का जिक्र किया, यानी हमारे जो किसान उत्पादक संगठन है, और शुरुआत में जो आपने कहा कि हमारे जो किसान हैं अधिकतर उनकी जोत छोटी हो रही है, लगातार हम देखते हैं किस तरीके से, लेकिन वहाँ भी एक कारगर विकल्प जो है एफपीओ यानी हमारे किसान उत्पादक संगठन है, क्योंकि छोटी जोत है, कम उपज होगी, बेहतर दाम आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं तो शायद और बेहतर भाव आपको मिल सकता है, और बेहतर बाजार जो है उसकी तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल आपकी बात 101% सही है, क्योंकि होता क्या था, 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले देश में 86% से ज्यादा लोग हैं। इनके पास एक ट्रॉली में भी माल कृषि उपज नहीं पैदा होती थी कि अपनी पूरी उपज ले जाकर मंडी में ले जा सकें। तो अब क्या होता था कि वो मंडी में ले जाते, खरीदार भी कहता भाई हम तो इतने में लेंगे या उतने में लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उपज को ला भी नहीं सकते थे। तो ये इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से उनको लाभप्रद नहीं होता था। अभी वो क्या करेगा, सबकी उपज को एफपीओ एग्रीगेट कर लेगा, एकत्रित कर लेगा, उसमें थोड़ा सा मूल्य वर्धन करेगा, मूल्य वृद्धि करके ज्यादा
पैसों में बेच देगा। अगर उनको लगता है कि नहीं चलो हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को उत्पादित करते हैं, इसकी बाजार की संभावनाएं उपलब्ध है। आप पहले देखते होंगे सभी कहता है कि हमको ऑर्गेनिक चाहिए, उत्पादन करने वाला कहता है कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही उपलब्ध नहीं था कि दोनों को जोड़ सके। आज ये प्लेटफॉर्म जो एफपीओ का आया है वो उत्पादन भी करवाएगा, मार्केट भी करवाएगा। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एफपीओ की जो नई योजना आई है इसमें मार्केटिंग फोकस है, उत्पादन नहीं, कि उसको जो है कैसे अपने प्रोड्यूस को मार्केट करना है, और मार्केट को लेकर ही के इर्द गिर्द ही पूरी योजना काम करती है, ताकि किसान के आर्थिक उन्नत पर ध्यान दिया गया है, और आर्थिक उन्नत से ही सामाजिक उन्नत जुड़ी हुई है और देश की उन्नत जुड़ी हुई है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, हम मान सकते हैं जैसा आपने कहा कि जो मार्केटिंग है यानी विपणन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको भी उतना जो फ़ायदा है वो मिलना चाहिए ज़मीन से, अपने उत्पाद से। लेकिन जब हम मुनाफे की बात करते हैं, मुनाफा बढ़ाने की बात करते हैं, ना सिर्फ मार्केटिंग बल्कि हमने देखा कि कैसे कोरोना काल में जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था और उसी में फार्म गेट पर सुविधाएं देने की बात कही गई हो, जो हमारे शीतगृह हैं उनको बढ़ाने की बात कही गई हो, ये तमाम कवायद हम मान सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से लगातार चलती रही। और अभी नहीं, अगर पिछले 6 सालों की भी अगर बात की जाए तो सीढ़ी दर सीढ़ी हम मान सकते हैं कि कोशिश यही की गई जो किसान है वो और आगे बढ़ सकें। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने इशारा किया कि भारत सरकार का एक सामूहिक समन्वित प्रयास है, तो बिल्कुल है। इसीलिए आप देखें कि 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना घोषणा ही नहीं की गई, अविलंब योजना लाई गई, पूरे देश में वो क्रियान्वित हो रही है। आप जानते हैं कि एक चीज आपके प्रश्न में नहीं था, लेकिन मैं जरूर उत्तर करना चाहूंगा जी बिल्कुल, क्योंकि एक भ्रम और है कि हम लोग बहुत दिनों से, हम नहीं, किसान, बहुत सारे व्यापारी, सारे लोग मांग कर रहे थे कि स्टॉकिंग एंड होर्डिंग में एक अंतर होना चाहिए जी। दोनों दो अलग शब्द हैं। स्टॉकिंग मतलब जरूरत के अनुसार माल खरीदना, ताकि कच्चे माल मिल जाने से उनकी इकाइयां साल भर चलते रहें, साल भर वहां पर जो श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलता रहे। और दूसरा जो है होर्डिंग की बात करते हैं, होर्डिंग में क्या होता है कि उनको अनड्यू प्रॉफिटियरिंग के लिए उसको रखते हैं। तो इसमें होर्डिंग और स्टॉकिंग पर ध्यान दिया गया है। स्टॉकिंग बढ़ा करके डिमांड क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, तो कि बाजार में मांग को बढ़ाया जा सके, किसान की पैसा ज्यादा मिल सके, और साथ साथ में किसानों को और वहां से जुड़े हुए उनके बच्चों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा सके। क्योंकि इसके लिए जरूरत ही इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब इस सेक्टर के लोग आगे आएंगे, वो गोदाम लगाएंगे जी। गोदाम को अगर आप स्टॉकिंग इमीडिएट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कह देंगे नहीं भाई इतने से ज्यादा आप नहीं रख सकते, वो रखा था उसको चावल बनाने के लिए, वो मामला गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए इस तीनों बिलों को आप एक साथ करके देखेंगे तो लगेगा नहीं, बाजार और उचित मूल्य देने वाली बाजार व्यवस्था निर्मित हो गई है देश में। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि उचित बाजार व्यवस्था जो है वो अब हमारे पास है अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए। और उसी कड़ी में अगर डॉक्टर सिंह प्रसंस्करण को हम देखते हैं, जिस पर जोर रहा है सरकार का, और अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से कृषि कानून से जोड़कर हम देख सकते हैं जो किसान है उसका मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी आने वाले समय में। मैं एक डाटा के साथ इसको कहना चाहूंगा, एक आंकड़ा के साथ जी, कि अभी इसी महीने सितंबर महीने का 30 तारीख का हमने फिगर निकाल के देखा जी, कि आप समझेंगे कि पिछले साल के सितंबर में, इस साल के सितंबर में जब हम ये देखते हैं कि तीनों खंड की, तीनों सेक्टर की, मतलब कि जो 12 लाख से कम है छोटे टर्नओवर वाली, जो 12 से 20, 12 लाख और 20 करोड़ के बीच में है, और 20 करोड़ से ऊपर, तीनों इकाइयों में जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र गए हैं वहां, और जिनको प्रोसेस करके अप्रूव किया गया है, अनुमोदित किया गया है इकाई लगाने के लिए, आशातीत वृद्धि हुई है सितंबर के महीने में। यह साबित करता है कि इन बिलों का इन कानूनों का कहिए आप एक योगदान है। इसके कारण ही प्रोसेसिंग सेक्टर में एक वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह आगे जाएगी, और जो जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, टू इन ऑब्जेक्टिव जी, किसान को पैसा मिले और उनके बच्चे को रोजगार मिले जी, और देश का विकास हो इसके साथ साथ।
जी। इसमें हम सफल होंगे। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, और जो आंकड़े आपने दिए हैं हम मान सकते हैं करारा जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो कि किसानों के बीच जाकर डर की स्थिति को और बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं जो भ्रामक बातें हैं वो लगातार पैदा कर देते हैं। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस कानून से जुड़ी हुई वो आपसे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में जो एक कृषि बिल जो कि अब कृषि कानून में परिवर्तित हो चुके हैं, यानी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में किस तरीके का फ़ायदा हम मान सकते हैं किसानों को होगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कृषि बाजार है, तमाम संभावनाएं वहाँ नज़र आती थी, वहाँ किस तरीके की मजबूती देने की कोशिश जो है वो सरकार की रही है, और कृषि कानूनों के बाद से वहाँ जो स्थिति है वो कितनी बदली हुई नज़र आएगी। इसके बारे में लगातार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं डॉक्टर एस.के. सिंह, वो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर सिंह एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। अभी तक हमने बात की जो हमारा घरेलू बाजार है, लेकिन जब वैश्विक बाजार की हम बात करते हैं तो किसानों के बीच जानकारी अब ये लगातार दी जा रही है कि जो वैश्विक बाजार है उसका भी आपको देखना होगा, साथ ही बाजार की मांग के अनुरूप अगर आप फसल ले रहे हैं तो ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इस दिशा में अगर हमारे किसान आगे बढ़ेंगे, सिर्फ ये नहीं कि जो परंपरागत फसलें हैं सिर्फ हम धान की ही खेती कर रहे हैं, लगातार सिर्फ गेहूं की खेती कर रहे हैं, जो एक समन्वित सोच की आपने बात कही थी, वो समन्वित सोच हमारी फसलों के लिए भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर किसान को दिखानी होगी। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान केवल उत्पादक ही नहीं रहना है, उत्पादक तो वो है ही और अच्छा उत्पादक है, अन्नदाता है देश का। इसके साथ ही उसको जरूरत है कि वो विपणन में अपने सामान बेचने में भी अपनी स्किल और हाथ को आजमाए जी, क्योंकि आज हमारे देश ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने केवल इनकम ही डबल करने की बात नहीं कही है, हम निर्यात भी डबल करना चाहते हैं और विदेशों से अपने देश के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि अपना पैसा उधर फेंकना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें जरूरत है किसानों के साथ तकनीक जोड़ने की, ताकि विदेशों में किस प्रकार की उपज, किस गुणवत्ता की चीज की जरूरत है, देश की बाजार में किस गुणवत्ता की चीज की जरूरत है, उसको किसान को पता होना चाहिए। केवल बेचने के लिए नहीं, प्रसंस्करण करने के लिए,
कि कौन सी आलू का प्रसंस्करण हो सकता है, कौन सी बैगन का हो सकता है, किस प्रकार की भिंडी का हो सकता है, किस प्रकार के टमाटर का हो सकता है। ये ज्ञान उसको तभी मिलेगा जब प्रसंस्करण करता उस मांग को लेकर किसान के साथ जुड़ेगा। इसीलिए दोनों एक्ट के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि इनको हम सीधे किसान से जोड़ रहे हैं। बीच वाले स्तर जो है अभी काम नहीं करेंगे, उनकी ज्यादा जरूरत इसमें नहीं महसूस हो रही है। अब मान लीजिए किसी देश में किस क्वालिटी हमको प्रोड्यूस भेजना है, अब किसान अपने घर बैठे बैठे तो नहीं पता भाई ऐसा पैदा करें, इसकी डिमांड विदेश में है या इसकी डिमांड देश के किसी और कोने में है या प्रदेश में ही है। तो ये अब जो डिमांड लाने वाले, हमारे साथ खरीदने वाले, मतलब किसानों के साथ खरीद फरोख्त करने वाले, उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है इन कानूनों के माध्यम से। और यह बात बिल्कुल सही है, किसान अब लाभ प्राप्त करेगा एक्सपोर्ट का भी, जो एक्सपोर्ट से बेनिफिट होती है उसका भी लाभ प्राप्त करेगा। और जो भले चाहे वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचने से हो, चाहे वो विदेश में एक्सपोर्ट करने से हो, चाहे वो उसके गुणवत्ता में बढ़ोतरी करके प्रसंस्कृत करके उसको माल को बेचने की है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह जी, क्योंकि जो किसान है वो जानता है कि कैसे उसका मुनाफा जो है बढ़ सकता है और कहाँ पर संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन जब इस तरह की जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाती है कि जो निजी सेक्टर है या कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जो किसान है उनको नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, ऐसी इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं उनसे बचना किसान के लिए कितना ज़रूरी है और कितना नुकसान ऐसी जो भ्रामक बातें हैं या झूठ फैला दिया जाता है उनके बीच फंसकर किसान को हो सकता है? किसान बहुत होशियार है जी। किसान, हम तो किसान के ही बेटे हैं और संजोग से हमने कृषि में ही पीएचडी करी है जी। बिल्कुल। और नजदीक से हम खुद ही जब जाते हैं तो अपना माल मंडी में कभी कभी साथ में जाते हैं लेने बेचने के लिए जी। तो किसान सब कुछ समझता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ नहीं बताएंगे तो वो कुछ नहीं समझने वाला है, उसको सब मालूम है। कोई उसको भ्रमित करेगा तो थोड़े समय के लिए तो जरूर भ्रमित हो सकता है, लेकिन अपने वो लाभ को देख रहा है। अब यही है कि पहले उनको बताने वाला नहीं था भैया ऐसा पैदा करो, वो तो पैदा ही करने की ट्रेनिंग दी गई ना कि आप पैदा ही करो तो खूब पैदा हो गया। अभी क्या पैदा करो, क्या चीज की मांग है ये तो नहीं बताया गया। अब ये समय आ गया है कि ये बताया जा रहा है कि ये चीज पैदा करो, ये चीज पैदा करने से उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। एक बार उसको ज्यादा पैसा मिलेगा तो बताने वालों से ज्यादा जानकारी उसके पास खुद ही हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ा से ज्यादा कढ़ा है जी। उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हमसे कई ज्यादा अनुभव है। हमसे ऐसे प्रश्न करेगा कि 10 बार हम किताब पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जो आपने कहा कि ना सिर्फ पढ़ा कढ़ा भी, बल्कि क्योंकि अब हम मान सकते हैं जो किसान हैं किस तरीके से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और एक जगह बैठकर भी वो जानते हैं कि देश के किस कोने में उनके उत्पाद का ज़्यादा दाम उनको मिल सकता है। और ये जो एक अब कह सकते हैं एकीकृत पूरी प्रक्रिया जो नज़र आती है डॉक्टर सिंह यहाँ पर, अब किसान इससे धीरे धीरे जुड़ने भी लगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक किसान जो है वो भ्रम की स्थिति में है या डरा हुआ है। देखा है हमने, कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि जो किसान है पहले घरेलू बाजार का उन्होंने रुख किया और उसके बाद वैश्विक बाजार की तमाम संभावनाएं उनके पास मौजूद हैं, जो निर्यात की स्थिति में वो आ चुके हैं। अब बिल्कुल सही है, आप जैसा कह रहे हैं कि हम लोग कुछ दिनों से इसी में देख रहे हैं कि क्या क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि काफी किसान, अब हो सकता है कुछ अपने निहित स्वार्थों के कारण हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज ज्यादातर किसान इसको कैसे लाभ लिया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं और कैसे आगे बढ़ा जाए, चाहे वो देश की अपने डोमेस्टिक मार्केट है, चाहे वो विदेश की बाजार है, वहां कैसे बढ़ा जाए। या पीओ के लिए यहाँ भी मैं देखता हूँ रोज 10-10, 20-20 फोन आते हैं कि हम ये पीओ बनाएंगे, हम कैसे जुड़ें, क्या करें, कैसे करें। तो कहीं ना कहीं हम जो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि वो हमसे ज्यादा जागरूक है, उसको रास्ता दिखाने की जरूरत थी और रास्ता दिखाया जा रहा है। उसको ऐसा नहीं कुछ पता नहीं, उसको पता है, बस उसको ये बताना है भाई ऐसे चलो, यही रास्ता है, यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे। और पहुंचना कहाँ है कि अच्छा से अच्छा उसको पैसा मिल जाए उसकी उपज का, इसी में वो खुश है और वो कुछ हमसे नहीं चाहता है, किसी से नहीं चाहता।
बिल्कुल डॉक्टर सिंह, हम मान सकते हैं जैसा आपने कहा कि जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, बहुत अनुभव उनको रहता है और अब से पहले भी ये कई बार मांग उठती रही कि अगर हम दूसरे देशों की तकनीक को अपने यहाँ ला रहे हैं, सिर्फ उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, अगर हम इजराइल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं बागवानी के लिए, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, या दूसरी फसलों में भी अगर हम अच्छी पैदावार ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें बाजार क्यों नहीं मिलता। शायद एक ये ऐसी मांग थी जिसको अब पूरा करने के लिए सरकार ने ये जो कदम है ये उठाया और जो कृषि कानून अब हमारे सामने है, जिसके जरिए ना सिर्फ अच्छा उत्पादन बल्कि उसके जरिए अच्छा भाव जो है, अच्छा बाजार जो है वो भी किसानों को मिल सकेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब उत्पादन तो कर ही रहा था वो, अब अपने उपज का भी अच्छे से अच्छा मूल्य पाएगा, जिस बाजार में उसको जहां मिलेगा जो भी देगा, और उसको कोई ठग नहीं सकता है, क्योंकि वो ऐसे आसान चीज नहीं है कि हर कोई जाएगा उसको ठग के वापस आ जाएगा। उसका अपना माल है, वो उसको स्वतंत्रता मिल गई कि अब जहां उसको पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, या अगर एक्सपोर्ट में भी उसको सुविधा मिलेगी तो अपने माल को एक्सपोर्ट भी करवाएगा। और अगर उसको लगेगा कि नहीं हम कमोडिटी एक्सचेंजेस के थ्रू जा सकते हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा, तो एफपीओ के माध्यम से वहां भी जाएगा। अगर प्रोसेसिंग सेक्टर में उसको लगता है, अगर उसको ऑर्गेनिक सेक्टर में लगता है, उसको जहां भी लगता है, जिस तरीके से उसको एक बृहद चॉइस दे दी गई है और मार्केट बेस्ड, मार्केट मतलब बाजार आधारित उत्पादन के लिए उसको प्रेरित किया जा रहा है। उस प्रेरणा को वो अच्छी तरीके से समझ रहा है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बल्कि जो पूरी नई प्रणाली आती है, नई तकनीक आती है, किसान उसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी अपनाए भी और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सिंह, जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो ये जिस तरीके से बिल पेश किए गए, और ना सिर्फ ये जो बिल किसान के लिए किसी आज़ादी से कम नहीं, लेकिन इनको किसान विरोधी तक बता दिया गया और कहा गया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, लेकिन सरकार ने हर एक कदम पर यही कहा है कि जो किसान है वो सबसे पहले हैं देश के लिए, कृषि प्रधान देश हमारा, और वहाँ पर जो अन्नदाता की स्थिति अगर सुदृढ़ होगी, अन्नदाता अगर आत्मनिर्भर होंगे, तो देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकेगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा एक जो सही बिल्कुल उदाहरण है, जिसको मैंने खुद अनुभव किया है, खुद प्रयास भी किया है, उसके तौर पर देना चाहूंगा जी। बहुत जल्दी ही, मैं प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, उस प्रदेश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में किन्नौ ट्रक में भर के जा रही थी जी, और दूसरे प्रदेश के जहां जा रही थी वहां से मुझे फोन किया कि थोड़ा सा इंटरवीन करिए, रास्ते में इसको अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है जी। मैंने स्वयं उसको फोन किया कि भाई जाने दीजिए, ये तो पेरिशेबल चीज है, नासवान चीज है, ज्यादा हार्टिंग रोकोगे तो ये खराब हो जाएगी। तो बहुत सारे नियम कानूनों का हवाला दिया गया, तो चूंकि मैं भी नियम कानून ही देखता हूं, तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, फिर उन्होंने किया है, शायद हम और हमारे सीनियर अधिकारी भर इस पे पूर्ण प्रयास किए कि किसी तरीके से वो माल वहां से छूट जाए। मेरा संक्षिप्त में ये कहना है कि कृषि उपज को अनावश्यक जांच के नाम पर कि फीस दिया है कि नहीं दिया है, ये पे किया है कि नहीं पे किया है, आप किसान हो कि नहीं हो, सर्टिफिकेट दिखाओ, ये सब चीजें अब ये खत्म हो जाएंगी, वो स्वतंत्र हो जाएगा अपनी उपज को बेचने के लिए। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और जिसको चाहेगा भाई आप लाइसेंसी नहीं है, हम नहीं ले सकते, वो लाइसेंसी है। अरे लाइसेंसी क्या है? खरीदने के लिए, आपकी घड़ी के लिए कोई रेगुलेशन है? टेबल के लिए कोई रेगुलेशन? एग्रीकल्चर को छोड़ दीजिए, किसी भी वस्तु की होलसेल मार्केट पर, ट्रेडिंग पर रेगुलेशन नहीं है, ये केवल एग्रीकल्चर पर है। और जब इसकी जरूरत थी तब ठीक था, आजादी के पहले जब इसकी जरूरत थी कि भाई किसान को कोई चीट कर लेगा। आज इसकी जरूरत नहीं है ना इतने सख्त रेगुलेशन की, कि रेगुलेशन के नाम पर फायदा कम पहुंचाइए और अवरोध ज्यादा कीजिए। तो इसलिए वो रेगुलेशन भी रखा गया और ये खोल भी दिया गया, दोनों व्यवस्था साथ काम करेगी। और इसका प्रयास हम लोग 2000 से ही कर रहे हैं जी। बिल्कुल 20 साल के बाद हम इसको पा पाए जी। कई लगातार प्रयास होते रहे और प्रयास फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि वाकई किसानों की जो आज़ादी है वो इससे और हम कह सकते हैं ना सिर्फ सुदृढ़ हो चली है, बल्कि जो एक मजबूती किसान को मिलेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसके ज़रिए उनकी आय दोगुनी हो सकेगी और साथ ही साथ जो आत्मनिर्भरता है कृषि की वो भी आएगी और देश भी आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकेगा। फिलहाल यहाँ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ हमें रुकना होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आज हम बात कर रहे हैं कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 के बारे में। कितना महत्वपूर्ण है ये और इसके ज़रिए किस तरह की जो स्थिति है वो हमें बदलती नज़र आएगी। एक बड़ा बदलाव जिसकी आवश्यकता थी पिछले कई वर्षों से, पिछले कई दशकों से जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वो मांग पूरी की गई और उसके साथ साथ एक जो बड़ा बदलाव जिसकी लगातार हम उम्मीद कर रहे हैं वो बदलाव अब आने वाले समय में हमें जल्द देखने को मिलेगा। जो कृषि बाजार है वो पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आएगा और जो किसान हैं और ज़्यादा सशक्त होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में बेहतर बन सकेगी। विपणन की हम लगातार बात कर रहे हैं, मार्केटिंग, और इस बारे में हमारे साथ डॉक्टर एस के सिंह जुड़े हुए हैं जो जानकारी हमें दे रहे हैं कि कैसे जो मार्केटिंग व्यवस्था है, विपणन व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है और जो कृषि कानून हैं कितने लाभकारी होंगे, कितने कारगर सिद्ध होंगे आने वाले समय में हमारे कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए, साथ ही किसानों के लिए भी। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि अगर किसानों की हम बात करते हैं, कई सारी मुश्किलें उनके सामने रहती थीं, लेकिन एक छोटा या सीमांत किसान जो है वो कैसे इस बात को आसानी से समझ सकता है कि जो आपका उत्पाद है, अगर आप किसी जो फसलें हैं, अलग अलग कृषि जिन्सों का उत्पादन आप लेते हैं, अगर आपका जो उत्पाद है अगर आप चाहते हैं तो आप भी उसको ना सिर्फ अपने ज़िले में, अपने राज्य में, बल्कि अगर चाहेंगे तो दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, और क्योंकि ये भी प्रायः भ्रम फैलाया जाता है जी कि किसान के माल को कहीं भी बेचने के लिए किसान कभी भी ऐसा नहीं था, स्वतंत्र नहीं था जी। आप ध्यान दीजिए कि किसान पहले भी अपनी उपज को कहीं ले जा सकता था, कहीं भी बेच सकता था, लेकिन समस्या क्या थी कि किसान खरीद फरोख्त के लिए दो होना जरूरी है, एक खरीदे एक बेचे। मतलब कि जो खरीदार था वो लाइसेंसी होना जरूरी था मंडी एक्ट में जी। तो अब ध्यान दीजिए कि हम यक्स आदमी को बेचना चाहते हैं, लेकिन यक्स आदमी जो है वो मंडी का लाइसेंसी नहीं है, तो अब प्रतिबंध लगा उस पर, ऑटोमेटिक स्वतः प्रतिबंध हो गया हम पे। मतलब कि अदरवाइज अन्यथा देखें तो किसान इस प्रकार से अवरुद्ध हो गया था, इस प्रकार से उसकी स्वतंत्रता बाधित हो गई थी कि अपने इच्छित व्यक्ति को इच्छित स्थान पर वो नहीं बेच सकता था। ये सत्यता है। अब दूसरी बात ये है कि बड़े किसान तो ठीक है, अपना माल इस प्रदेश में उस प्रदेश में ले जा सकते हैं, लेकिन छोटे किसान जो हैं जिनकी कम जोत है,
1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर वाले, उनके पास इतनी उपज नहीं होती है कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से दूसरे प्रदेश में या देश के दूसरे किनारे में ले जाकर बेचें। जी तो बिल्कुल। इसके इसीलिए समग्र व्यवस्था की गई है कि वो एफपीओ के साथ काम करेंगे, और एफपीओ क्या करेगा कि सबका माल एग्रीगेट करेगा छोटे छोटे किसानों का, और उनको एग्रीगेट करके जहां पर ये पैदा नहीं होता है। आप ध्यान दें कि एग्रीकल्चर ऐसा चीज है, पैदा एक जगह होता है, क्योंकि पूरा देश जो है भिन्न भिन्न जलवायु से, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, पैदा यहाँ से पैदा होती कहीं, खपत होती है कहीं। इसी प्रकार जितनी उपज देखेंगे तो ये एफपीओ वहां से माल उठाएगा जहां ये पैदा होता है, और जहां पर इनकी खपत है वहां ले जाकर बेचेगा। इससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचने वाला है, और ऐसा लगेगा कि पूरी देश की मार्केट को, कि देश के हर कोने में उसका माल बिक रहा है, और खरीदार, क्योंकि एफपीओ या सोसाइटी जो है ये कृषकों के ही संगठन है, इसमें कृषक ही मेंबर होते हैं, तो इनमें कृषकों को सीधा लाभ होने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि जो एक बाजार हमें नज़र आता है, यानी वन नेशन वन मार्केट की जब हम बात करते हैं, एक देश एक बाजार, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि इतने ज़्यादा समन्वित तरीके से हम आगे बढ़ें कि पूरे जो किसान हैं वो भी कहीं भी जा सकते हैं, अपने माल को बेच सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि पहले उन्हें स्वतंत्रता थी, लेकिन कई तरह की अटकलें लगा दी जाती थी, कई तरह की चुनौतियां उनके सामने आती थीं, और तब उन्हें लगता था शायद अगर अतिरिक्त शुल्क भी हमें देना पड़ रहा है तो लागत जो है वो बढ़ती रहती थी। लेकिन अब जाकर हम मान सकते हैं कि वन नेशन वन मार्केट की जो परिकल्पना है वो भी इसके ज़रिए सार्थक होती नज़र आ रही है। आप इस प्रकार इसको देखें कि यूरोपियन यूनियन कई देशों का समूह है जी, वहां पर एक बाजार है, और हमारा देश तो केवल प्रदेशों का ही एक फेडरेशन है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक मार्केट ना होना कुछ अपने में ही अटपटा है कि कृषि उपज पैदा एक जगह होती है, उसको जाना दूसरे प्रदेश में है, उपभोक्ता वहां पर भी है, वहां पर जाने के लिए प्रदेश के कानूनों द्वारा प्रदेश के अंदर उसको अवरोध पैदा किया जाता है। इस प्रदेश की एक चीज एंट्री टैक्स होना होगा। कृषि उपज जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घुसती है तो नए प्रदेश में उसमें एंट्री टैक्स लग जाती थी जी। अभी ये सब सारे टैक्स जो है, चाहे वो मंडी फीस था, चाहे कमीशन चार्जेस था, चाहे एंट्री टैक्स था, चाहे ये टैक्स वो टैक्स, सारा खत्म हो गया और पूरा देश इस ट्रेड एरिया में एक मार्केट बन गया। अब जिसकी जहां चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे सब अपना माल बेचे, आसानी से यहाँ की उपज वहां, वहां की वहां। अब रियल सेंस में ये एक देश एक बाजार एक देश निर्मित हो गया। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, आपने जो कई जिस तरह के कर लगाए जाते थे उनके नाम भी यहाँ हमें बताया, और आम बोलचाल की भाषा में किसानों की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर वो गुंडा टैक्स इसको कह देते थे कि जब हमें अतिरिक्त शुल्क देना पड़ रहा है, गुंडा टैक्स हमारे लिए हो जाता है। लेकिन इन्हीं तमाम तरह की जो अटकलें थीं और कर या शुल्क की हम बात करें जो किसानों पर थोप दिया जाता था जबरन, उनसे वो मुक्त हो चुका है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लागत है हमारी, वो अब हम मान सकते हैं वो कम होती नजर आएगी किसान की हर एक स्तर पर, क्योंकि जो लागत है वो कम हो रही है। और कई जगह से तो अगर इस तरह के करों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से कर मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल कर मुक्त कर दिया गया है। इस एग्रीकल्चर के जो ट्रेड एरिया जो नए कानून लाए गए हैं उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई फीस, कोई कमीशन, कोई कर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। एक चीज मैं और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये तर्क अक्सर दिया जाता है, जितने भी मंडी कानून हैं, जितने भी किसी भी प्रदेश के हों, मंडी कानूनों में कहा गया है कि मार्केट फीस, मंडी शुल्क और जो ये कमीशन चार्जेस होते हैं, इनको खरीदार से लिया जाना है, मतलब बायर से लिया जाना है। लेकिन यह कानूनी पक्ष है, किताबों में लिखा हुआ ज्ञान है, लेकिन वास्तविकता से शायद हम नहीं, आप लोग किसान सब कोई वाकिफ हैं कि होता क्या है। जी बिल्कुल। तो अब जो होता क्या है इससे किसान बच गया ना, तो 8 से 10% उसकी जेब में वैसे ही चला गया बिना कोई प्रयास किए। यानी मान सकते हैं किस तरीके से जो मुनाफा है वो अब यहाँ बढ़ता नजर आ रहा है। और खासतौर से डॉक्टर सिंह अगर देखा जाए जो बाजार व्यवस्था को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं कि उसको सुदृढ़ किया जा रहा है और ज़्यादा मजबूती वहाँ पर दी जा रही है, और उसके लिए अलग अलग माध्यम हम मान सकते हैं जिनमें एग्री स्टार्टअप हो सकता है या तमाम ऐसे युवा जिनके लिए रोजगार की संभावनाएं भी अब और ज़्यादा निकल कर आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने युवक हैं जो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट हैं, जो एग्री स्टार्टअप में हैं या कहीं भी जुड़े हुए,
जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं, आज उनके लिए अपार संभावनाएं हो गई। पहले क्या था कि भाई हम तो, कई सारे लोग मेरे पास आते थे, क्या कहते थे कि हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाना है अमेजन टाइप का, और जो है सब्जी जो है किसानों से थोक में लेना है और वहां पर जाकर के कंज्यूमर के घर में जाकर छोटे छोटे पैकेट बना के बेचना है। तो इसमें कानूनन क्या दिक्कत होती थी? हम तो तुरंत पूछते थे, भैया ये बताओ कि आप किस प्रदेश में ये करने वाले हो, क्योंकि जितने प्रदेश थे उतने कानून हैं। तो जिस प्रदेश से आप माल किसानों से खरीदने वाले हो, वहां की मैं कानून आपको बता दूं, उसके बाद इस बात को कर सकते हो। क्योंकि अगर वहां पर ऐसी अनुमति नहीं है तो आप खरीद ही नहीं सकते सीधा किसानों से। आपको मंडी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, मंडी का लाइसेंस मंडी में खरीदने के लिए व्यवस्था लेना पड़ेगा, या किसानों के घर से खरीदने के लिए सीधी खरीदी लाइसेंस कहते हैं वो लेना पड़ेगा। आज ये सब बात खत्म हो गई ना। अगर हमको बिजनेस करना है ऐसा कि हम अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इन IIM के यहाँ या कहीं से भी हैं, हमको लगता है नहीं, हम टेक्नोलॉजी का यूज करके फ्रेश माल घरों घर में पहुंचाएंगे, EWS पहुंचाएंगे, हम किसानों से उसको जुड़ जाएंगे और किसानों से बैक एंड में माल खरीदेंगे थोक में, बढ़िया ताजा अच्छी क्वालिटी हरी हरी धनिया और हरी हरी सब्जियां जो है उपभोक्ताओं को पहुंच सके। और इसके जरिए डॉक्टर सिंह हम मान सकते हैं जो हमारा किसान है वो भी एक सफल उद्यमी और व्यापारी के रूप में परिवर्तित होता हमें नजर आ सकेगा, क्योंकि अब सुविधाएं जो हैं वो लगातार दी जा रही हैं, जो बाजार है उसको और ज्यादा मजबूती दी जाएगी, जिसके बाद हम मान सकते हैं जो बदलाव है वो सीधे तौर पर नजर आएगा इस कृषि कानून के बाद। फिलहाल डॉक्टर सिंह, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर सिंह बता रहे थे किस तरीके से जो कृषि कानून आया है वहाँ पर एक ना सिर्फ बदलाव किया जा रहा है, बल्कि जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई कि कई तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार जारी रहेंगी, बदलाव उसमें किया जा रहा है और बेहतरी के लिए, जिससे किसानों को आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अब चलिए आपको हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे पशुओं की बीमारी रोकथाम के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर, और बात होगी मीठे जल में मछली पालन की। इसके साथ ही आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और यहाँ भी अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे DD किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, इस पर भी अगर आप चाहें तो अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है जो आपके सवाल आते हैं उनको विषय में शामिल किया जाए, जिससे पूरी जानकारी आपको हो और जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं उनका जल्द से जल्द आपको समाधान मिल सके। फिलहाल हेलो किसान में वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।